आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का अपना तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी की सिस्टम में अंतर, यानी कि इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या होता है। यहाँ पे दो बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली तो बात होगी पारिस्थितिकी की, ठीक है। पारिस्थितिकी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। और दूसरी बात हम यहां पे समझेंगे पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र, या इंग्लिश में कहेंगे इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। क्या होता है इस बात पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग अपनी सही कर लीजिएगा। इसी को हम परितंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितंत्र भी बोलते हैं, परितंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात पे इंग्लिश स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। भावनाओं को समझिएगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं उसमें गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। परिस्थितिकी मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए परिभाषा को समझिए क्या होता है। पर्यावरण में हमने आपको क्या डिस्कस किया था? जैवमंडल। जैवमंडल किसको कहते हैं? जहां पर जीव होंगे, यानी कि जीव होंगे तो वो पारस्परिक क्रिया भी तो कर रहे होंगे आपस में। कि मान लीजिए हम भी जीव हैं तो हम किसी न किसी की प्रतिक्रिया भी तो कर रहे होंगे, ठीक। क्रिया मतलब कि हम अपनी जीवन व्यापन कैसे कर रहे हैं, खाने के लिए कहाँ से ला रहे हैं, पीने के लिए पानी कहाँ से ला रहे हैं, इसकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? आपकी क्रिया करना, ठीक है। क्रिया करना यानी कि परिभाषा क्या कहती है कि जीव जैव मंडल का वह भाग जिसमें जीव आपस में क्रियाएं करते हैं, यानी परिस्थितिकी उसको कहते हैं जहां जीव आपस में क्रिया करते हैं। यानी ये भी कह सकते हो पर्यावरण के वह भाग जिसमें जीव आपस में या परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं, आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है या इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। इसको इकोलॉजी नहीं कहते, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगो सिस्टम कहते हैं, ईगो सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक। इकोलॉजी सिस्टम नहीं कहता है, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैव मंडल का भाग जहां जीव परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? इकोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। ये तो परिस्थितिकी की बात हो गई, इकोलॉजी की बात हो गई। ईगो सिस्टम का क्या, ईगो सिस्टम की परिभाषा क्या होगी? ईगो सिस्टम की परिभाषा और इकोलॉजी की परिभाषा बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम कहेंगे कि जैव मंडल का वह भाग जहां जीव परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ईगो सिस्टम कहते हैं। फिर हम इकोलॉजी की परिभाषा कहेंगे जहां जीव जैव मंडल का वह भाग जहां जीव एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, ईगो सिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। तो इसमें अंतर क्या हुआ दोनों में, ठीक है। अंतर को समझते हैं क्या हुआ, या हम अंतर ना कहें, हम कह सकते हैं जो परिस्थिति ईगो सिस्टम होगा, इको सिस्टम होगा वो इकोलॉजी का ही भाग होगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो परितंत्र का ही भाग होगा, ठीक है। क्या होगा? मान लीजिए ये आपकी पूरा ईगो सिस्टम इकोलॉजी है और इकोलॉजी में ही आपका क्या आ गया? आपका पारिस्थितिकी तंत्र यानी परितंत्र आ गया, यानी ये आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजी है, ठीक है। इकोलॉजी है और ये आपका क्या हो गया? ईगो सिस्टम हो गया। तो आपने इनको अलग अलग क्या लिखा है? इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला तो डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ईगो सिस्टम आपका छोटा और बड़ा भी हो सकता है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी का है ये हम आपका क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे कि पृथ्वी पूरी क्या है? आपकी इकोलॉजी है, पूरी की पूरी इकोलॉजी है। जबकि पृथ्वी पे समुद्र है, कहीं नदी है, वो आपकी क्या हो जाएगी? इकोसिस्टम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा?
परितंत्र हो जाएगा। देखिए फिर से समझते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का भाग है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, बस इतना सा अंतर है कि इकोसिस्टम जो है आपका परितंत्र है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, समझिए। और एक परिभाषा और देना हम जाएंगे, ये खुद की परिभाषा है कि परितंत्र होता क्या है या इकोलॉजी होती क्या है, परिस्थितिकी होती क्या है। हम कह सकते हैं एक छोटी सी बात में परिस्थितिकी, जहां जीव का अपना घर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो शेर हो, वो क्या कहलाएगा उसका जहां उसका घर होगा तो वो आपस में क्रिया करेगा जरूर। आपका अपना घर है तो आप अपने परिवार के साथ कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते ही होंगे। यानी परिस्थितिकी का एक साधारण सी भाषा में परिभाषा निकलती है एक जीवों का घर, ठीक है। जीवों का घर आपका क्या कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है। अब मान लीजिए कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम में मान लिया कि एक नदी है, ठीक है, और एक ये आपका समुद्र है, ठीक है। ये आपकी नदी है और ये आपका समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र है, ये नदी है तो नदी में भी मछली होगी, ठीक है, नदी में भी मछली होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी मछली होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मछली होगी वो इसके चारों तरफ क्रियाएं कर रही है, यहाँ पे जो उसके पास चीजें होंगी उनका उपयोग करके वो अपने जीवन को व्यापन कर रहा होगा, जो ये अलग एक छोटा इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन ये समुद्र है, समुद्र की मछली है, वो अपना अलग व्यवहार कर रही होगी, अब ये उसका अपना घर होगा, उसके प्रति वो अलग अलग कार्य या अलग अलग परस्पर क्रियाएं कर रही होंगी। तो ये अलग आपका इकोसिस्टम हो जाता है और ये अलग इकोसिस्टम हो जाता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, और पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरे के पूरे किस्म के अंदर आती हैं, पृथ्वी के अंदर आती हैं। पूरे के पूरे किसके अंदर आती है, पृथ्वी के अंदर आती है। तो पृथ्वी पूरी क्या हो जाएगी, आपकी इकोलॉजी हो जाएगी। यानी कि इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही भाग है, ठीक है, इकोलॉजी का ही भाग है। और लेकिन ये छोटी भी हो, इकोसिस्टम क्या होता है आपका, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। यानी परितंत्र आपका क्या होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए एक घास का मैदान है, ठीक है, एक घास का मैदान है, एक जंगल है, ठीक है। तो घास में रहने वाले जानवरों का अपने आसपास के इलाके का अलग सिस्टम होगा, अलग परस्पर क्रियाएं कर रहे होंगे, और जंगल में रहने वाले जो जानवर होंगे वो अलग आपके व्यवहार कर रहे होंगे अपने आसपास के इलाके का, ठीक है। कैसे भी खाना लाए, घास वाला जो जानवर होगा वो अपना अलग उसका खान पान पीना होगा, ठीक है, और आपका क्या नाम जंगल वाला होगा वो आपका अलग प्रकार का हो, उसका खाना पीना होगा। मान लीजिए ऐसा समझिए एक भारत अलग इकोसिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया अलग इकोसिस्टम है। मान लिया कि भारत देश के लोग अलग तरीके से रहते हैं, भाई वेशभूषा अलग है, ठीक है, वेशभूषा अलग है, ठीक है, खाना पीना अलग है, संस्कृति अलग है, तो ये हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन वो अपने अलग तरीके से रहते हैं, उनका बैठना उठना, त्योहार फेस्टिवल, उनकी वो अलग संस्कृति है, वो उनका अलग से इकोसिस्टम है, यानी कि परितंत्र है। यानी कि परितंत्र क्या हो सकता है, छोटा बड़ा दोनों भी हो सकता है। और ये पूरी कंट्री, दोनों कंट्री आती कहाँ पे है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत में पूरे इंडिया विश्व में आती है, विश्व मतलब पूरी पृथ्वी में आती है, तो पूरी पृथ्वी आपकी क्या हो गई, वो आपकी क्या हो गई, इकोलॉजी हो गई। और इकोलॉजी के अंदर आपके क्या हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया इकोसिस्टम, दो अलग अलग इकोसिस्टम है। मान लीजिए भारत चीन, भारत छोटा इकोसिस्टम है, जबकि चीन क्या हो गया आपका बड़ा इकोसिस्टम है। इसी को हम किसमें, पर्यावरण के क्षेत्र में जंगल मान लिया, जंगल में जानवर रह रहा होगा, उसका अपना खाना पीना रहना संस्कृति अलग होगी, और जो आपका क्या नाम घास में जानवर रह रहा उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग होगी, मतलब कि खाना पीना वो कुछ और खाता होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपका इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम पर आपका इकोलॉजी का ही भाग है, यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम आपका क्या हो सकता है, बड़ा और छोटा दोनों ही हो सकता है, जबकि इकोलॉजी क्या होती है, वो आपकी पूरी की पूरी संपूर्ण एक बड़ा ही होती है। यानी कह सकते हैं कि आपका ये सिंपल से आप कह सकते हैं, ठीक है, इकोलॉजी क्या होगी, ये पूरा का पूरा गोला आपका पृथ्वी मान ली, ये आपकी इकोलॉजी हो गई, इकोलॉजी हो गई, यानी कि परिस्थितिकी। और ये छोटे छोटे ये आपके क्या हो गए, इकोसिस्टम हो गए, ठीक है, क्या हो गए, इकोसिस्टम हो गए, ठीक है,
इकोसिस्टम होगा। यानी समझ में आ गया कि क्या होगा आपका, ठीक है, पारिस्थितिकी और परितंत्र में अंतर समझ में आ गया। पारिस्थितिकी का ही पार्ट आपका क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। परितंत्र आपका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए आपका एक घर है तो पूरा का पूरा घर है वो आपका इकोलॉजी हो गया, यानी परिस्थितिकी हो गया। उसमें जो छोटे छोटे कमरे बने हैं जिसमें लोग रह रहे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इको सिस्टम हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पेडालॉजी के लिए और ये बिल्कुल बेसिक अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहीं से आपका सवाल बन के आएगा तो आप कहेंगे तो हमने कुछ रटा ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, समझिएगा, रटिएगा मत। परिस्थितिकी, इसके जनक किसको माना जाता है, ठीक है, इसके जनक को क्या कहते हैं। यहाँ परिस्थितिकी शब्द का यूज करने वाला आपका व्यक्ति कौन था, ठीक है, तो हम कहेंगे एग्जाम में दो नाम होते हैं, एक अर्नेस्ट हैकल, एक तो ये मिल जाएंगे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, और एक आपका नाम मिलेगा एगर, ठीक है, एगर, ठीक है। अगर अर्नेस्ट हैकल और एगर में दोनों ही नाम दे रखे होंगे तो एगर को लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने 1865 में ही क्या कर दिया था, परिस्थितिकी का नाम लाके रख दिया था। लेकिन अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने क्या किया, इन्हीं के परिस्थिति का ही इसी का इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया, ज्यादा बातें बताई, ठीक है। तो परिस्थितिकी की बात करी जाए, ये नाम बहुत कम देखने को मिलेगा, आपसे इससे पूछ लिया जाएगा परिस्थितिकी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, तो आप आंसर लगाएंगे, आपको यही ऑप्शन दे रखा होगा अर्नेस्ट हैगल, ठीक है। परिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले यूज इन्होंने किया था। अगर कह दिया जाए ईगो सिस्टम का, अगर बात करी जाए, ईगो सिस्टम की बात करी जाए, इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, या कहा जाए परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका एक नाम सुनने में मिलता है एजी टांसले, ठीक है, ये नाम आपको बहुत सुनने में मिलेगा। यानी कि आपका क्या होगा है, अब परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले, परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या होता है आपका, ठीक है, आप हाउस पॉज करते थे इसका इसमें, ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन। परिस्थितिकी की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल लगाइएगा, अगर परिस्थितिकी तंत्र की बात कर दे तो एजी टांसले लगाइएगा। एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है ये हमारा सवाल, ये टॉपिक, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमने इसको मिटा दिया, समझ लिया, हमको ज्यादा पढ़ना क्या है, परिस्थितिकी तंत्र ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में, या परितंत्र की भी बात, परितंत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं कि विशेषताएं क्या होगी परितंत्र की, ठीक है। परितंत्र की विशेषताएं, इनसे सवाल बन जाता है, ठीक है, क्या होगी देखते हैं, ठीक है। विशेषताएं या विशेषता, देखिए ईगो सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, परितंत्र में देखिए पहला तो सबसे पहली इसकी विशेषता ये है, इसका स्वयं का एक क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। जब सुनिश्चित क्षेत्र होगा तभी तो आपका घर कहलाएगा। भाई हमने क्या बताया था, हमने बताया था यार, आप परितंत्र आपको क्या बताया था, या इकोलॉजी क्या बताई थी, जीव का घर जहां वो रह रहा हो, तो जीव का घर होने के लिए एक सुनिश्चित क्षेत्र तो होना चाहिए। अगर एक सुनिश्चित क्षेत्र नहीं होगा तो क्या उसका घर कभी बन पाएगा। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये आपका तालाब है, ठीक है, नदी ये अलग परितंत्र हो गया और तालाब ये अलग परितंत्र हो गया। ये एक अलग क्षेत्रीय तो है, ठीक है, सुनिश्चित क्षेत्रीय तो है कि नदी एक अलग तो आपका क्षेत्र है, तालाब एक अलग क्षेत्र है, एक समुद्र हमने और बना दिया, ये आपका अलग एक क्षेत्र है। यानी कि क्या होना चाहिए, एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। अब इसे परितंत्र में क्या होना चाहिए, एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ये इसकी पहली विशेषता है। फिर देखिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आपका होना चाहिए कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होनी चाहिए। कार्यशील
क्षेत्रीय इकाई का मतलब समझिए, ठीक है, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई, इसको समझिए ये क्या कह रहा है भाई, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई, इसका मतलब क्या हुआ, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई मतलब जैविक और अजैविक दोनों होने चाहिए, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, सब निर्जीव होंगे तो आपकी क्रिया कुछ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या सब सजीव होंगे तो क्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपने कह दिया निर्जीव है, यहाँ पे सिर्फ पानी है, ठीक है, और कोई जीवित नहीं है, ठीक है, तो क्या परस्पर कोई क्रिया होगी, कोई क्रिया नहीं होगी भाई, कोई जीवित है नहीं तो एक दूसरे के खाएंगे पिएंगे करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सजीव है, मान लीजिए सजीव है, सिर्फ पानी है नहीं, ठीक है, पानी है नहीं तो कहां से हो जाए, यानी सजीव और निर्जीव दोनों ही, यानी कि जैविक अजैविक दोनों ही होने चाहिए। इसलिए कार्यशील मतलब कि कार्य तभी होगा तब तो जैविक अजैविक दोनों ही चीजें आपके पास होंगी तभी यहाँ पर कार्य होगा। इकलौता ये नहीं होगा कि सजीव हो गया तब भी चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम हैं, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर के लिए ये मेरा परितंत्र है, मेरा परितंत्र के लिए सिर्फ हम ही हो, ठीक है, मतलब सजीव हो और निर्जीव ना हो, निर्जीव ना हो मतलब वायु ना हो, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भाई। निर्जीव का मतलब अजैविक क्या हो गया, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब तब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या हम रह पाएंगे, तब हम ही नहीं होंगे तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र होने के लिए आपकी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होना आवश्यक है। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई का मतलब क्या है, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार का। हमने अपना खुद का एग्जाम्पल लेके समझाया कि हम भी तो, मेरा भी तो परितंत्र है, ये मेरा घर है। हमने आपको बताया था परितंत्र क्या होता है, जीव का घर। मान लीजिए हम जीव हैं और जीव में हमने क्या बताया है कि जैविक अजैविक दोनों होने चाहिए, यानी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होना चाहिए। ऑप्शन में ये मिलेगा कार्यशील क्षेत्रीय इकाई, ठीक है, जैविक अजैविक दोनों होना चाहिए। भाई जैविक है, हम ही हैं, सिर्फ अजैविक ना हो, ऐसा संभव हो पाएगा। अजैविक का मतलब क्या, ऑक्सीजन होना जरूरी है, ये मेरे लिए अजैविक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे, तो तब हम ही नहीं रहेंगे, तो आपका पारिस्थितिकी कहाँ से रहेगा, ठीक। पारिस्थितिकी का मतलब कहाँ, परिभाषा ही ये है जहाँ जीव निवास कर रहा हो, वो आपका क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब तो जीव ही नहीं होगा तो वो निवास करे या ना करे, वो नष्ट हो जाएगा। यानी क्या होना चाहिए, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होना चाहिए, ठीक है। एक खुला परितंत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक खुला परितंत्र होना चाहिए। एक खुला परितंत्र का मतलब क्या है, एक खुला सिस्टम होना चाहिए। खुला सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई एक ये आपका नदी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, तालाब। तो नदी वाला जानवर तालाब में भी आ जाए और तालाब वाला जानवर नदी में आ जाए, नदी वाली मछली इसमें चली जाए, तालाब वाली मछली इसमें आ जाए, मतलब कि खुला परितंत्र होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फिर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आ रहा है कि इसकी खुद की उत्पादकता होनी चाहिए, मतलब ये खुद प्रोडक्ट कर रहा हो। कोई भी इकोलॉजी या कोई भी परितंत्र, ठीक है, कोई भी परितंत्र जो होगी उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो खुद का उत्पादक हो, ठीक है। जैसे मान लिया, ठीक है, खुद का उत्पादक का मतलब यह है कि उसके खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, उसके खाने पीने की व्यवस्था प्राकृतिक कर रही हो, तो अभी वो परितंत्र कहलाएगा, अन्यथा परितंत्र नहीं कहलाएगा। यानी कि उसकी खुद की उत्पादकता हो, मतलब क्या है, ठीक है, मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, खुद की उत्पादकता मतलब कि उसके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो रही, जंगल में खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है, कोई मनुष्य कोई इंसान ना करे। मान लीजिए ये जंगल है, ये भी आपका क्या हुआ, परितंत्रित हुआ, इसमें शेर है और क्या है, हिरन है, ठीक है। अब हिरन क्या कर रहा है, घास खा रहा है, और क्या है, घास है, पूरा परितंत्र बन गया। हिरन घास खा रहा है, ये घास आ कहां से रही है, ये घास आ कहां रही, ईश्वरी तो दे रहा है, प्रकृति की तो दे रही, कोई मनुष्य तो नहीं दे रहा। तो खुद की उत्पादकता का मतलब है कि
प्राकृतिक रूप से उसको मिल रही हो। यानी हिरन ने क्या किया, घास खाई, घास उसको कहां से मिली, प्राकृतिक रूप से मिली है। ठीक है, हिरन ने घास खाई और फिर शेर ने किसको खाया, हिरन को खाया। यानी हिरन भी कहां से आए, प्राकृतिक ही रूप से तो आए हैं। कोई मनुष्य ने तो कहा नहीं कि शकला के बुम बुम वाली पेंसिल देखी होगी, हिरन बना दिया और जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, तो शेर ने हिरन को खाया, हिरन भी प्राकृतिक रूप से मिला, और हिरन ने किसको खाया, घास को खाया। ये भी आपको क्या मिली, प्राकृतिक रूप से ही मिली है। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हमसे कह दिया जाए चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में भी तो शेर होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तालाब भी होता है, लेकिन चिड़ियाघर में शेर को मांस कैसे दिया जाता है, जो वहां का संचालक होता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति देता है। तो क्या वो परितंत्र हुआ, वो परितंत्र आपका नहीं हुआ, क्योंकि उसकी खुद की उत्पादकता वहां पे नहीं है, खुद का प्रोडक्शन नहीं है, उसका प्रोडक्शन ईश्वर नहीं कर रहा है, उसका प्रोडक्शन प्राकृतिक नहीं कर रही है। तब आपकी परितंत्र तभी बनेगा तब वहां का प्रोडक्शन या प्रोडक्ट या उत्पादकता कौन कर रहा हो, प्राकृतिक कर रही हो। जबकि आपका चिड़ियाघर में आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कौन बना के देता है, खुद वहां के जो संचालक होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, खुद की उत्पादकता हो। ठीक है, फिर देखिए 3 महत्वपूर्ण इसके घटक होते हैं। ठीक है, परितंत्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक, विशेषताओं में 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला आपका क्या होना चाहिए, परितंत्र में ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा नहीं मिल रही है तो परितंत्र नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, जैविक होना चाहिए, जैविक घटक। और तीसरा क्या होना चाहिए, अजैविक घटक होना चाहिए, अजैविक घटक होने चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो परितंत्र आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जंगल है पूरा, ठीक है, जंगल में घास उगी है, ये क्या है, घास। घास को ऊर्जा मिली होगी सूरज से। ठीक है, क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तभी तो घास बनी है। अगर ये ऊर्जा नहीं बनती तो घास बनती नहीं, और घास नहीं बनती तो इसको हिरन क्या कभी खा पाता, नहीं खा पाता। तब हिरन को घास ही नहीं मिलती, तब हिरन नहीं होता तो शेर भी नहीं आपका होता, शेर भी भूखा मर जाता। मतलब घास नहीं है। ठीक है, घास किसकी वजह से है, ऊर्जा की वजह से। ऊर्जा नहीं है तो घास नहीं है, घास नहीं है तो हिरन भूखा मर जाएगा, हिरन ही सब मर जाएंगे तो शेर मर जाएगा। तब ना शेर होगा, ना हिरन होगा, ना घास होगा, कुछ वहां पे होगा नहीं, तो परितंत्र अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो परितंत्र होने के लिए ऊर्जा होनी जरूरी है। ऊर्जा के अंदर क्या आ जाता है आपका, अजैविक के अंदर आ जाती है ऊर्जा, और जैविक घटक होना भी जरूरी है। जैविक घटक का मतलब क्या है, शेर और हिरन। अब मान लीजिए शेर और हिरन जैविक घटक नहीं है, अब घास ही घास है, क्या फर्क, कोई क्रिया कर रहा है, नहीं कोई क्रिया हो रही। क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर, कि घास, हिरन के द्वारा घास खाई गई है, यही तो एक क्रिया है। ठीक है, क्रिया हो रही है। और शेर को किसने खा लिया, हिरन को, तो ये भी तो एक प्रकार की क्रिया है। ये क्रिया ही होंगी तभी आपका क्या कहलाएगा, परितंत्र कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि आपने परितंत्र भी मतलब कि पता कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात बताइए कि परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है। अभी हम आपको एक वीडियो बना देंगे पिरामिड वाला, अभी यहाँ पे याद कर लीजिए। परितंत्र में पिरामिड हमेशा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा सीधा होना चाहिए। पिरामिड बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्पादक होने चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपभोक्ता होना चाहिए। उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये दूसरा उपभोक्ता होना चाहिए। कि परितंत्र में आपका जो ऊर्जा का पिरामिड होगा, ठीक है, या संख्या का पिरामिड होगा, ठीक है, संख्या का पिरामिड की बात कर रहा है यहाँ पर, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ये सीधा पिरामिड है। अगर ऐसा पिरामिड बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों सीधा पिरामिड होना चाहिए, मान लीजिए अगर हम उल्टा पिरामिड होता तो नीचे हमेशा क्या आती, नीचे आपकी क्या आती, उत्पादक आता। उत्पादक का मतलब क्या हो जाता है, घास। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे घास कम होगी। ठीक है, घास कम होगी
ठीक है, घास कम होगी, ठीक है, तब घास यहाँ पे कम होगी तो हिरन सब घास खा लेंगे, ठीक है, सब घास खा लेंगे तो हिरन मर जाएंगे। तब हिरन मतलब घास खा लेंगे, घास तो खत्म हो गई आपकी, तब घास खत्म हो गई, फिर हिरन खाएगा क्या? अब हिरन खाएगा नहीं तो हिरन मरने लगेगा, तब हिरन मरने लगेंगे तो आप क्या है, तब हिरन ही विलुप्त हो जाएंगे, तो शेर क्या खाएगा? शेर भी अपने आप विलुप्त हो जाएगा। लेकिन सीधा आपका तब पिरामिड बनेगा, यहाँ पे उत्पादक घास बहुत ज्यादा मात्रा में, घास यहाँ पे बहुत मात्रा में, फिर यहाँ पे क्या आएगा? शाकाहारी जानवर जो कि कम मात्रा में, कितनी खाएंगे, खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तब इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, इनकी कम होगी तो ये ज्यादा खाएंगे और होंगे, तब इनकी जनसंख्या भी कम होगी, ये क्या करेंगे? ये इसको खाएंगे, ठीक है, ये इसको खाएंगे और ये इसको खाएंगे। इनकी संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है, और इनकी संख्या 50 है, तो इनकी देखिए आपका घटता हुआ जा रहा, तो ये क्या हो गया? 25 हो गए। भाई इन्होंने खाई, खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ये भी इसको खाएंगे, ये भी कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। तो ये इतना से याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड जो होगा या संख्या का पिरामिड होगा परितंत्र में हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो हम आपको ऊर्जा पिरामिड पढ़ाएंगे, उसमें इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा परितंत्र क्या होता है, कौन सा होगा? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम आपका होता है समुद्र, ठीक है। और ये भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा स्थायी इकोसिस्टम हो जाएगा आपका, वो भी आपका क्या होगा? समुद्री कहलाएगा, ठीक। तो इन दो क्वेश्चनों को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम या परितंत्र, आप क्या आंसर लगाएंगे? समुद्र। सबसे स्थायी पूछा जाए तब भी आप क्या लगाएंगे? समुद्र। हमने लिखाया कम है, हमने कहा आप मेरी बात को सुनिए, कोई डाउट हो हमको कॉल करके पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल जो बोला सेम टू सेम यही नोट चाहिए तो आप हमसे कहिएगा, आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। मेरा एक तीसरा वीडियो था, 2 से 3 वीडियो में हम ये पर्यावरण का जो परिचय है वो खत्म कर देंगे और अपने परिवार वाले चैप्टर पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप